नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए ऐसी मैराथन वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसमें सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस मात्र एक वीडियो में खत्म किया गया है। कहने का तात्पर्य है, अगर आपने इस वीडियो को पूरी ईमानदारी के साथ देख लिया, आपके एग्जाम में सोशल साइंस का कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप उस क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। पूरी की पूरी सोशल साइंस है, उसको यहाँ पर मात्र एक वीडियो में खत्म किया गया है। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए 100% महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पेडागोजी के। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। कहता है कि स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आदिम निर्वाह कृषि के उदाहरण हैं। आदिम निर्वाह कृषि दोस्तों क्या होती है? ऐसी कृषि जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है, जो कि प्राचीन काल में जो कृषि की जाती थी उसको बोलते हैं आदिम निर्वाह कृषि। इस कृषि के आपके उदाहरण हैं जैसे स्थानांतरी कृषि हो गई, चलवासी पशुचारण हो गए। यहाँ पर आपको बताऊंगा, स्थानांतरी कृषि को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, जिसको भारत में झूमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको झूमिंग के नाम से भी जानते हैं स्थानांतरी कृषि को, यानी कि किसी भी वन वाले क्षेत्र को, वहाँ की जो वन क्षेत्र है, वनस्पतियां हैं, उनको काटकर जला देते हैं। जली हुई राख जो होती है वो उर्वरक का काम करती है। 5 साल के लिए उस भूमि पर फसल की जाती है, बाद में उसको 5 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, उसको बोलते हैं स्थानांतरी कृषि। स्थानांतरी कृषि का दूसरा नाम है कर्तन दहन कृषि। कर्तन दहन कृषि भी इसी को बोलते हैं, याद रखना। कर्तन का मतलब होता है काटना, दहन का मतलब होता है जलाना, यानी कि काटकर जलाने वाली कृषि आपकी कहलाएगी स्थानांतरित कृषि। प्राचीन काल में ऐसा ही होता था। जितना मैं आपको बताऊं आप उतना यहाँ पर समझते चलिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर चलवासी पशुचारण, जो लोग हुआ करते थे, कृषक हुआ करते थे, वे अपने पशुओं के साथ पानी की उपलब्धता के आधार पर नई नई जगहों पर जाया करते थे, उसको बोला जाता था चलवासी पशुचारण, जो कि आदिम निर्वाह कृषि के ही उदाहरण हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा सेकेंड विकल्प। अगर मैं बात करूं गहन निर्वाह कृषि की, ये दोस्तों संघन, जहां पर जनसंख्या अधिक होती है वहां पर आपकी गहन निर्वाह कृषि की जाती है। जहां पर जनसंख्या कैसी होती है? संघन होती है, सर्वाधिक होती है। याद रखो, मिश्रित कृषि में क्या होता है? इसमें दोस्तों चारा वाली फसल उगाई जाती है। चारा वाली फसल के साथ साथ आपकी खाने वाली भी फसलें उगाई जाती हैं। मिश्रित कृषि में पशुचारण भी किया जाता है, पशुचारण भी इसी में पशुपालन भी किया जाता है, चारे वाली फसल भी उगाई जाती है, खाने वाली भी फसलें उगाई जाती हैं, इसलिए इसको मिश्रित बोलते हैं। यानी कि अनेक प्रकार की कृषकों का जो कृषि है उसका मिश्रण ही आपका मिश्रित कृषि कहलाती है। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? जो व्यापार के लिए की जाती है। किसके लिए? व्यापार के लिए की जाती है, उसको बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया। राइट आंसर होगा आदिम निर्वाह कृषि। यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्रों में नदियों को मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियों को आम पशुओं के रूप में दर्शाया गया है। यह बताता है कि सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। यहाँ पर पहला वाला ही दोस्तों विकल्प राइट आंसर होगा। जो आपका सहारा मरुस्थल है वहां पर दोस्तों नदियों के साथ मगरमच्छ को भी दर्शाया गया है, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग जैसे पशुओं को भी दर्शाया गया है। ये क्या दोस्तों बताते हैं? ये बताते हैं कि एक समय यानी कि प्राचीन काल में जो सहारा मरुस्थल है वो हरा भरा मैदान हुआ करता था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको यहाँ पर जान लीजिए। एग्जामिनर ने यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज हमारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियों तथा मगर, यहाँ क्या लिखा है? नदियां तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियां जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया।
याद रखना जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये सहारा मरुस्थल आपके कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया? यहां पर इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा होगा? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश। ये 3 ऐसे वंश थे जो कि कन्नौज पर अपना कब्जा जमाने के लिए या नियंत्रण करने के लिए संघर्ष करते रहे, जिसको क्या बोलते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी कि 3 पक्षों के बीच होने वाला संघर्ष ही त्रिपक्षीय कहलाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों के लिए सीटेट एग्जाम के लिए एक बेहतरीन बुक लेकर आया हूं। इस बुक की खासियत है कि इसमें टॉपिक 22 PYQ क्वेश्चन 2011 से 24 तक के दिए गए हैं। यह बुक दिशा पब्लिकेशंस की तरफ से आने वाली बुक है। सिलेबस के अनुसार यहाँ पर सभी टॉपिक दिए गए हैं। जैसे टॉपिक यहाँ पर पहला है बाल विकास से संबंधित। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहीं पर मिल जाएंगे और इनका सॉल्यूशन आपको इसी बुक में मिलेगा, वो भी व्याख्या सहित। बुक्स आप लोगों को हिंदी व इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी। अगर आप लोग कॉम्बो बुक्स यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों बुक्स खरीदना चाहोगे तो आपको एक साथ यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर भी टॉपिक 22 PYQ क्वेश्चन दिए गए हैं। वहीं सोशल साइंस के लिए भी आप लोग यहाँ पर हिंदी व इंग्लिश दोनों मीडियम में आपकी बुक उपलब्ध है, जिसको आप खरीद सकते हो। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट से आपको खरीद लेना है। यह बुक आपको सस्ते दामों यानी कि 40% छूट के साथ आपको मिल रही है। अगर आप लोग कोड करण 5 को यूज करोगे तो आपको 10% और यहाँ पर मिलेगा। यह बुक आप लोगों को दिशा पब्लिकेशंस की साइट से खरीद लेनी है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिशा PYQ मतलब जीत पक्की। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर है निम्नलिखित का सुमेल करें यानी कि मिलान करें। किताबें एक तरफ हैं, दूसरी तरफ उनके यहाँ पर लेखक हैं। ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल चुटकियों में करोगे। कैसे? मेघदूत आप सभी लोग जानते होंगे कालिदास की रचना है। किसकी है? मेघदूत है कालिदास की रचना। यानी कि ए का यहाँ पर जाएगा 4 के साथ। ए का 4 किस में है दोस्तों? पहले वाले में ही है ए का 4, इसलिए पहला वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा। मेघदूत किसका होगा? कालिदास का होगा। हर्षचरित की रचना वाणभट्ट ने की थी, जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। किसका? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन कन्नौज का राजा हुआ करता था। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत की रचना है। याद रखो या आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हो। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। इनमें से कौन से जोड़े सुमेलित हैं, यानी कि कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही सुमेलित दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 महिला संपत्ति अधिकार है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 है, यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन सीटेट की परीक्षा में आज तक पूछे गए हैं। जो यहाँ पर सत्य है, मैं आपको सत्य चीजें यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, ये 2005 का जो कानून है, इसमें दोस्तों अगर पत्नी के पति की मृत्यु हो जाती है तब उसका संपत्ति पर उस पत्नी का भी हिस्सा होगा, पुत्रों का भी होगा, उसके साथ पुत्रियों का भी होगा। याद रखो, पुत्र पुत्री साथ ही उसकी पत्नी का। अगर किसी के पिता अथवा या मतलब कि पत्नी के पति की मृत्यु होती है तब ऐसी स्थिति में ये होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका कैसा है? पहला वाला यहाँ पर सही सुमेलित है। पंचायती राज्य व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ये भी दोस्तों करेक्ट आंसर है। घरेलू हिंसा संरक्षण कानून 2005 मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, बल्कि संरक्षण यानी कि घरेलू हिंसा से संबंधित है। यहाँ पर आपका सी वाला गलत होगा, बल्कि पहला दूसरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए और बी, ए भी आपकी सेकेंड में है, सेकेंड विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रकृति है। प्रकृति कैसी है? सामाजिक अलगाव है, विघटन है। विघटन यानी कि ये विघटन नहीं करता है, ना ही अलगाव करता है। मानव संबंधों का अध्ययन करता है। बिल्कुल दोस्तों करता है।
वैज्ञानिक रूप से मानव विकास का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि सामाजिक रूप से करता है। सामाजिक और व्यक्तिगत लाभों का, लाभ नहीं, इसमें बेनिफिट का अध्ययन नहीं करता है। ठीक है, लक्ष्यों का अध्ययन करता है या विभिन्न स्रोत जो होते हैं उनके बारे में जानकारी देने का प्रयास करता है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों सेकंड विकल्प इसका राइट आंसर होगा, मानव संबंधों का अध्ययन करता है। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, निम्न में से किस लैटिन शब्द का अर्थ स्थिर है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। स्थिर का अर्थ क्या होता है? इग्निस, सेडिमेंटस, मेटामॉर्फोस या लैपिस? इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप यहाँ पर इस चीज को देखिएगा। यहाँ से एग्जामिनर ने क्वेश्चन आपसे पूछा है, जो कि एनसीईआरटी मैंने यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास किया है। इग्नियस, इग्नियस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? अग्नि। यहाँ पर याद कर लो जितने शब्द मैं आपको बताऊं, क्या पता दोस्तों इस बार यहाँ से मिलान वाला क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि यहाँ पर आपके 3 शब्द दिए गए हैं। शायद एग्जामिनर का मूड घूम जाए और वो यहाँ से मिलान वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे दे। इग्नियस का अर्थ होता है दोस्तों अग्नि, जो कि लैटिन शब्द है। सेडिमेट्री का अर्थ होता है स्थिर, सेडिमेट्री का अर्थ क्या होता है? स्थिर। मेटामॉर्फिक का अर्थ क्या होता है? रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन होता है मेटाफोर्फिक का अर्थ। अब आते हैं क्वेश्चन पर। स्थिर आपसे पूछा है, स्थिर दोस्तों कौन सा होगा? यहाँ पर सेडिमेंटस होगा, सेडिमेंटस होगा आपका स्थिर। इग्निस का मतलब होता है अग्नि यानी कि आग, मैंने अभी आपको बताया। मेटामॉर्फिस का मतलब क्या होता है? रूपांतरित, यानी कि रूप बदल दो, वही रूपांतरित आपका होगा। याद कर लो यहाँ पर, ठीक है, ये आप याद कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर आ चुका है दोस्तों अगला प्रश्न, वायुमंडल में क्षोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान, तापमान में क्या होता है दोस्तों? ये दोस्तों पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले बढ़ता है फिर ये घटता है। याद रखो यहाँ पर क्षोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर, याद रखो यहाँ पर पहले बढ़ता है फिर घटता है। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको भी यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जो वायुमंडल टॉपिक है आपकी परीक्षा में हर बार 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा, जरूर से जरूर पूछेगा। आपकी परतें कितनी होती हैं? इसमें आपकी परतें कौन कौन सी होती हैं? एक आपकी होती है क्षोभ मंडल, उसके बाद आपकी होती है समताप मंडल, समताप मंडल के बाद में दोस्तों होती है आपकी मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद बाह्य मंडल और अंतिम में आपकी बहिर्मंडल होती है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम वाली सभी प्रकार की घटनाएं, आंधी तूफान इसमें होता है। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मौसम वाली घटना नहीं होती है, ये आपके मौसम से मुक्त होता है। इसमें आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, इसको ओजोन परत भी कहते हैं। मध्य मंडल में क्या होता है? उल्का पिंड जो होते हैं वो आने पर यहाँ पर दोस्तों जल जाते हैं। इतना। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। शीतोष्ण सदाबहार वन, दृढ़ काष्ठ वृक्ष, शंकुधारी वन, मृदु काष्ठ वृक्ष, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दृढ़ और मृदु काष्ठ दोनों प्रकार के। यहाँ पर दोस्तों कौन से सही सुमेलित आपसे पूछें, कौन से सही सुमेलित हैं? यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूं शीतोष्ण सदाबहार वन, इसमें आपके दृढ़ काष्ठ वृक्ष पाए जाते हैं। क्या ये यहाँ पर आपका करेक्ट होगा? नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, गलत है। शंकुधारी वन आपके मृदु काष्ठ वृक्ष होते हैं, बिल्कुल करेक्ट। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष जो होते हैं वो दृढ़ मृदु दोनों प्रकार के नहीं होते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी विकल्प इसका राइट आंसर होगा, बल्कि यहाँ पर 2 आपके गलत होंगे। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये काफी हार्ड क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर शंकुधारी वृक्ष कैसे होते हैं? मृदु काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं, यानी कि मुलायम होते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैंने संपूर्ण जो आपकी वनस्पति है उसको यहाँ पर सिलेक्ट किया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की अगर मैं बात करूं, किसकी? एक एक करके आप इनको यहाँ पर देखते चलिएगा, क्योंकि सदाबहार वन से भी आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय ये वाले जो होते हैं ये दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसा आप जानते होंगे ग्लोब में बीच वाले आपका भूमध्य रेखा होती है, इसके ऊपर आपका कौन सा क्षेत्र होता है? कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, इसी के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, याद रखना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं।
ये वन घने होते हैं। कैसे होते हैं? घने होते हैं। भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं क्योंकि यहाँ पर सूर्य चमकता रहता है बीचों बीच में, एवं पूरे वर्ष यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय में। चूंकि यहाँ मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटाई वितान के कारण दिन के समय सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ पर दृढ़ काष्ठ, क्या लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले से ही हाईलाइट कर दिया है, दृढ़ काष्ठ आपके होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पर जैसे वृक्ष आपके रोजवुड हो गए, आबनूस हो गए, महोगनी हो गए, ये आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे गए। रोजवुड, आबनूस, महोगनी जैसे वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आपके हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के प्रकार, यानी कि उनके जो वृक्ष हैं ये आप यहाँ पर याद कर लो। ये एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, यहाँ पर है आपका पर्णपाती, ठीक है। यहाँ पर आपका है सदाबहार। सदाबहार में वृक्ष की जो पत्तियां होती है वो पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इनको सदाबहार बोला जाता है। अब बात करते हैं पर्णपाती वन, यानी कि उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत हो गया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं, यानी कि जिन वृक्षों की पत्तियां झड़ जाती हैं उनको पर्णपाती बोलते हैं, जिनकी नहीं झड़ती उनको सदाबहार बोलते हैं। ओके। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ, ये भी आपके दृढ़ काष्ठ होते हैं। वृक्षों में आपका साल हो गया, सागवान हो गया, नीम, शीशम, ये आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। अगर एग्जाम में पूछा जाए नीम कैसा वृक्ष है, शीशम कैसा वृक्ष है, सागवान कैसा वृक्ष है, आप कहोगे कि सर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, क्योंकि ये पत्ते अपने एकदम झाड़ देते हैं। दृढ़ काष्ठ वृक्ष आपका फर्नीचर हो गया, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर, ये सभी जानवर पाए जाते हैं, याद रखो। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों शंकुधारी वन, ये आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने वाला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 से लेकर 70 में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। यहाँ से एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। ये तो आप लाइन याद ही कर लो। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 में आपके शंकुधारी पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहा जाता है। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। एक लड़की की बात करी जा रही जो आपकी पुस्तक में थी, वो लड़की, ठीक है। ये यहाँ पर आप याद मत रखिएगा, ठीक है। इसे टैगा के नाम से भी जानते हैं। शंकुधारी ये आपके कैसे होते हैं? नरम काष्ठ, यानी कि शंकुधारी आपके मुलायम होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये मुलायम होते हैं। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस पैकिंग के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि ये पेड़ आपके शंकुधारी हैं। रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू, ये जानवर शंकुधारी वन में आपके पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक और चीज आप याद कर लीजिएगा शीतोष्ण के बारे में। शीत और उष्ण दोनों प्रकार के यहाँ पर आपके होंगे। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में स्थित है। ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, ब्राजील। पूर्वी में ये बांच, चीड़, यूकेलिप्टस, यहाँ पर जितना मैं बताऊं उतना महत्वपूर्ण है। बांच, चीड़, यूकेलिप्टस ये आपके शीतोष्ण सदाबहार वन के वृक्ष हैं, याद रखो। यहाँ पर दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। दृढ़ और मुलायम शीतोष्ण में कैसे होते हैं दोस्तों? शीतोष्ण में आपके यहाँ पर दोनों होने चाहिए थे। शीतोष्ण में आपके कैसे होने चाहिए? यहाँ पर आपके दोनों प्रकार के दोस्तों आपके पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब बात यहाँ पर एक और वन की कर लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। भूमध्य सागरीय भी महत्वपूर्ण है। ये जो है दोस्तों ये महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों पर ये पाए जाते हैं। ये शीतोष्ण सदाबहार पर्णपाती पेड़ों से ढके होते हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये उतना यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। औपनिवेशिक शासन के दौरान
अनुबंधित मजदूरों को बागानों में काम करने के लिए भारत से किस देश में लाया गया था? ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर होगा त्रिनिदाद। त्रिनिदाद यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। तवारीख पर दिए गए ABC वक्तव्यों पर विचार करें और सही उत्तर चयन करें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है जो कि महत्वपूर्ण है। तवारीख के लेखक गांव में रहते थे। क्या दोस्तों तवारीख के लेखक गांव में रहते थे? ये गांव में नहीं रहते थे, जबकि ये शहर में रहते थे, दिल्ली जैसे शहर में रहते थे। तवारीख के लेखक क्या थे? ये थे आपके दिल्ली सल्तनत काल के। ओके, उन्होंने सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए इतिहास लिखे। बिल्कुल, आपके तवारीख के लेखक जो थे वो एकदम लालची किस्म के थे। वो चाहते थे कि मैं कुछ भी लिखूं, राजा मेरे को पुरस्कार दे दे, वो यही चाहते थे। राइट होगा। इन लेखकों ने शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी। बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर बी और सी करेक्ट आंसर होगा। बी सी सही है, ए सही नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण है जितना मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, विशेषकर दिल्ली में। वहां पर किसकी बात कही गई है? गांव में रहते थे, इसलिए गलत हो गया। ठीक है ना, इसको समझिएगा। गांव में वे शायद कभी रहते हो, यानी कि ना के बराबर गांव में रहते। अधिकतर वो दिल्ली में ही दोस्तों रहते थे। यहाँ पर है, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे, यानी कि इनाम पाने के लिए लिखते थे। यहाँ पर कहा गया पुरस्कार या इनाम पाने के लिए लिखते थे। ठीक है, आगे यहाँ पर है, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, कुछ ही लोग सहमत होते थे। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसी स्टेटमेंट से बन चुके हैं। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आ चुका है दोस्तों अगला प्रश्न। स्लेट तथा संगमरमर किसके उदाहरण हैं? ये हैं आपके कायांतरित शैल के उदाहरण। किसके हैं दोस्तों? कायांतरित शैल के आपके उदाहरण हैं। यहाँ पर प्राथमिक शैल और आग्नेय शैल दोनों एक ही होते हैं। आग्नेय शैल को ही प्राथमिक शैल बोला जाता है। यहाँ पर एक चीज याद रखोगे, अवसादी शैल में क्या होता है? अवसादी शैल में दोस्तों जीवाश्म पाए जाते हैं। इनको परतदार शैल भी बोलते हैं। परतदार शैल भी दोस्तों इन्हीं को बोलते हैं। आग्नेय या प्राथमिक शैल में क्या होता है? इसमें लावा होता है, मैग्मा होता है। जब जो लावा अथवा मैग्मा पृथ्वी के बाहर ठंडा होकर जम जाता उसको बोलते हैं बहिर्वेदी। जो धरातल के अंदर ही ठोस होकर जम जाता उसको बोलते हैं अंतर्वेदी। कायांतरित क्या होता है? प्राथमिक शैल अथवा मतलब कि आग्नेय शैल अवसादी शैल दोनों का रूप बदलता है, उसको बोलते हैं कायांतरित शैल। जितना मैं आपको बताऊं उतना ही एग्जाम में आएगा। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया कायांतरित शैल। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कथन ए, हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। कथन बी, हिंद महासागर का आकार प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्थरों के लिए आदर्श स्थिति है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने। ये जो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे होगे 3 से 4 बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका दोनों ही कथन यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, दोनों ही आपके यहाँ पर कैसे हैं दोस्तों? गलत हैं, दोनों असत्य हैं। सेकंड विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जानकारी देना चाहूंगा। हिंद महासागर नहीं बल्कि दोस्तों जो अटलांटिक है, कौन सा है? अटलांटिक जो है दोस्तों वो आपके एस अक्षर के समान है। याद रखो, एस अक्षर के समान है। और इसकी जो तट रेखा है वो कैसी है? दंतुरित, यानी कि दांतेदार। दांतेदार इसकी तट रेखा है, इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक पोताश्रय और पत्तनों के लिए आदर्श है। हिंद महासागर नहीं दोस्तों, कौन? अटलांटिक की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अटलांटिक की यहाँ पर मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ। ये अटलांटिक के बारे में दोनों यहाँ पर कथन दिए गए हैं, याद रखना। ओके, यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। सेकेंडरी स्रोत के उदाहरणों में शामिल है। सेकेंडरी स्रोत और प्राथमिक स्रोत ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए। जो आपका प्राथमिक स्रोत होता है, फर्स्ट स्रोत, यानी कि फर्स्ट जो रिसोर्स होता है या स्रोत होता है उसमें क्या होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे आंखों से देख लो उसको लिख लो, वो आपका होता है प्रत्यक्ष, आंखों से देखा हुआ। सेकेंडरी क्या होता है? वही जो आपका पुराना लिख चुका है उसको आप पढ़ रहे हो। ठीक है, वो आपका होगा द्वितीयक।
ठीक है, वो आपका होगा द्वितीयक, जो पुराना हो चुका है। यहाँ पर आपको बताना है सेकेंडरी। पत्र, जैसे आप पत्र लिखोगे तो आप प्रत्यक्ष लिखोगे, डायरी भी प्रत्यक्ष लिखोगे, फोटो भी आप क्लिक करोगे प्रत्यक्ष करोगे, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू भी आप प्रत्यक्ष में दोगे, ये तो आपके प्राथमिक में आएगा। आपसे पूछा है सेकेंडरी, मौखिक यानी कि मुख से बोलोगे, ये तो आपका कैसा होगा, ये भी दोस्तों आपका प्राथमिक में ही आएगा, ये भी गलत होगा। जीवन की घटनाओं की ऑडियो वीडियो, ये भी दोस्तों एकदम प्रत्यक्ष आप करोगे, ये भी यहाँ पर प्राथमिक में आएगा। पाठ्य पुस्तकें जैसे आप पढ़ोगे तो किसी लेखक ने उसको ऑलरेडी लिख कर दी है, आप उसको पढ़ रहे हो, यानी कि द्वितीयक होगा। शब्दकोश, किसी पुस्तक में शब्दकोश है, आप उसको पढ़ रहे हो, यानी कि द्वितीयक होगा। विश्वकोश जीवनी किसी की है, शोध प्रबंध है, ये आपके आते हैं द्वितीयक में। इसलिए दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखो जितना मैं आपको यहाँ पर बताऊं। यहाँ पर आ चुका है दोस्तों अगला प्रश्न। अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो उन रेखाओं के अनुक्रम क्या होगा जिन्हें हम पार करेंगे। यानी कि दोस्तों हम लोग कैसे जा रहे हैं, उत्तर ध्रुव आपका यहाँ पर है, आपको जाना है दक्षिण ध्रुव में। ये है आपका साउथ पोल, ये है आपका ईस्ट पोल, ठीक है। ये आपका है मतलब कि आपका है मतलब कि उत्तर वाला ध्रुव। अब आपको जाना है, सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर क्या मिलेगा, उत्तर ध्रुव व्रत मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा उत्तर ध्रुव व्रत। उसके बाद में आपको मिलेगी कर्क रेखा, कर्क रेखा के बाद आपको मिलेगी भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा। उसके नीचे आपको क्या मिलेगी, मकर रेखा, मकर रेखा के नीचे आपको मिलेगा दक्षिणी ध्रुव व्रत। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर आपका उत्तर ध्रुव व्रत आएगा, कर्क रेखा आएगी, विषुवत रेखा आएगा, मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव व्रत, यानी कि पहला ही वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को यहाँ से आप बेहतरीन ढंग से समझ पाओगे इस चित्र के माध्यम से। आपको जाना कहाँ है, उत्तर ध्रुव से आपको दक्षिण ध्रुव में जाना है। आकृति में देखो, आपको सबसे पहले इसको पार करना पड़ेगा, यानी कि उत्तर ध्रुव व्रत पहले आएगा, उसके बाद आपकी कर्क रेखा आ जाएगी, उसके बाद विषुवत रेखा जिसको भूमध्य बोलते हैं, उसके बाद आपका मकर रेखा आएगी, उसके बाद दक्षिणी ध्रुव व्रत आएगा। याद कर लो जितना मैंने आपको बताया। यहाँ पर एक चीज याद करो आप, विषुवत व्रत जो होती है इसको भूमध्य बोलते हैं जिसका मान 0 होता है। इसके ऊपर आपकी कर्क रेखा होती है जिसका मान 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होती है, यानी कि उत्तरी में स्थित है। उसी प्रकार मकर भी आपकी 23.5 होती है, बल्कि ये दक्षिण में स्थित होती है, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बता ही दिया। यहाँ पर आ चुका है दोस्तों अगला प्रश्न। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। उप प्रधानमंत्री की बात की गई है। उप प्रधानमंत्री जो था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पर याद रखो। अगर यहाँ पर मैं बात करूं किसकी, खान अब्दुल गफ्फार की, इनको सीमांत गांधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। जो आपका बारदोली सत्याग्रह था 1928 में गुजरात में, उसका नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसीलिए इनको सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। सी राजगोपालचारी भारत के पहले गवर्नर जनरल थे भारतीय, याद कर लो, ठीक है। मौलाना आजाद कौन थे, क्या ये आपके शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। तो यहाँ पर याद कर लेना आप सभी लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री, आपके एग्जाम का ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। वक्तव्य ए, वक्तव्य बी। यहाँ पर कथन आपके 2 दिए गए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया। बिल्कुल दोस्तों, हिंदुस्तान जो शब्द है कई विद्वानों ने इसका अर्थ अलग अलग अपने समय के अनुसार यहाँ पर दिया है। पहला वाला यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला वाला कैसा होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वक्तव्य भी। 13वीं शताब्दी में इसका, यहाँ पर दोस्तों 13वीं शताब्दी में इसका आशय यहाँ पर है पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग महाद्वीप के भूगोल संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही कथन आपके राइट हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार आपके एग्जाम में नहीं आता है परंतु आ भी सकता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन ढंग से यहाँ पर समझ पाओगे। यहाँ पर बात कही गई है, किसकी बात कही गई है, इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो इसके आशय था पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से, ठीक है। तो याद कर लेना 13वीं सदी की यहाँ पर बात की गई है।
13वीं सदी में एक फारसी इतिहासकार था मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र के लिए किया था। याद कर लो यहाँ पर पहली चीज जो मैंने आपको बताई, यहाँ पर पहली चीज क्या मैंने आपको बताई, मिन्हाज ए सिराज वाली मैंने आपको बताई, जिसने पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के क्षेत्र का अर्थ बताया, हिंदुस्तान का अर्थ। दूसरी बात मैं अगर आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, दूसरी बात है, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लो, दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। 16वीं सदी के प्रारंभ में बाबर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। याद करो यहाँ पर ये दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट। अब मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ ही समान था, मगर यहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना गया। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मिन्हाज ए सिराज जिसने पंजाब, हरियाणा, यमुना के बीच के क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 13वीं सदी में किया। वहीं जो आपका बाबर था, बाबर ने 16वीं सदी में किया, इसने आपके 13वीं सदी में किया, इसने आपके 16वीं सदी में किया, इसने संपूर्ण उपमहाद्वीप के भूगोल के पशु पक्षियों के लिए किया। इतना आप लोग यहाँ पर याद कर लेना। यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया? ये आपके 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। विविधता में एकता शब्द का इन्होंने ही मुहावरा दिया था। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। सामाजिक अध्ययन में इकाई विश्लेषण केंद्रित है। इकाई विश्लेषण केंद्रित किसमें है दोस्तों? ये जो है दोस्तों किसमें होता है? ये थीम आधारित संप्रतियों की बेहतर समझ को पैदा करने के लिए। पहले ही वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। थीम आधारित जो कंसेप्ट है उनको समझ पैदा करने के लिए इकाई विश्लेषण केंद्रित होता है। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। सही अर्थों वाले शब्दों का मिलान करो। चलो मिलान यहाँ पर करते हैं। स्तूप, मंडप, शिखर, यहाँ पर आपको करना क्या है? मिलान करना है। जैसे दोस्तों मैं शिखर की बात करूं, ये सबसे ऊंचा होता है, इसलिए इसका मिलान टावर के साथ होगा। स्तूप क्या होता है? स्तूप एक आपका टीला होता है। मंडप दोस्तों ये तमिलनाडु में होता था आपके प्राचीन काल में। दक्षिण भारत में मंडप जो कि मंदिर में हुआ करता था, मंडप एक प्रकार का हॉल हुआ करता था जहां पर सभी लोग एकत्रित हुआ करते थे। यहाँ पर मैंने आपको मिलान बता दिया। ए का यहाँ पर जाएगा सेकेंड के साथ, बी का जाएगा यहाँ पर दोस्तों पहले के साथ, और सी का यहाँ पर जाएगा पहले के साथ। बी का यहाँ पर किसके साथ जाएगा दोस्तों? बी का आपको मैंने क्या बताया? थर्ड के साथ। बी का यहाँ पर दोस्तों थर्ड के साथ जाएगा। यहाँ पर आप लोग इसको याद कर लो। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर ए का सेकेंड आपके यहाँ पर कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका कौन सा होगा? यहाँ पर आपको करना क्या है? मिलान करना है। ए का सेकेंड किस में है? आपके पहले में है और यहाँ पर दूसरे में है। उसके बाद बी का दोस्तों किस में है? मैंने आपको बताया थर्ड में है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर पहले ही वाला इसका राइट आंसर होगा, पहले ही वाला ऑप्शन। चलिए यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किए। एक महिला है आपकी बेगम रुकैयावत सखावत हुसैन। इस महिला से भी 2 से 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको सारे के सारे कंसेप्ट बता दूंगा। बेगम रुकैयावत हुसैन जो है इसने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किए थे। कहाँ पर? पटना में और कलकत्ता में। ये एक बंगाली लेखिका थी। कहाँ की? बंगाली। दोस्तों कैसी है? ये एक बंगाली है, यानी कि कलकत्ता वाली है, तो याद कर लो। इसकी एक पुस्तक है सुल्ताना का स्वप्न कहानी। सुल्ताना का स्वप्न कहानी। जितना मैं आपको बताऊं केवल आपको उतना ही देखना है, फालतू चीजें आपको नहीं देखनी है। सुल्ताना का स्वप्न कहानी किसकी है? बेगम रुकैया सखावत हुसैन की है, याद कर लो। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति की दमनात्मक स्थिति पहली बार अमेरिका में काले दासों की स्थिति के समरूप देखा गया? राइट आंसर होगा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध में जो दास लोग थे उनके बारे में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम दोस्तों मैं आपको हर बार बताता हूँ, गुलामगिरी।
गुलामगिरी उस पुस्तक का नाम है जो कि 1873 में इन्होंने लिखी थी। इन्होंने सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की थी। एक ये जो क्वेश्चन है ये हर बार परीक्षा में आता है ज्योतिबा फूले से, ठीक है ना दोस्तों, याद कर लो। चलिए यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सी व्यूह रचना उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को विविधता की अवधारणा पढ़ाते समय अप्रभावशाली यानी कि गलत कथन बताना है विविधता के बारे में। छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को ध्यान में रखना करेक्ट होगा। सहयोगात्मक एवं सहपाठी अधिगम के अवसर देना राइट होगा। पाठ पुस्तक या प्रचलित संदर्भ से पुस्तक पढ़ना हमेशा ही गलत होता है। स्थानीय समुदाय क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना करेक्ट होगा। आपको अप्रभावशाली यानी कि गलत बताना था, गलत आपका यहाँ पर थर्ड वाला होगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका थर्ड विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, परियोजना पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। परियोजना जो आपकी जो पद्धति है वो किस पर आधारित होती है, ये दोस्तों आपकी होती है यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, सामाजिक अनुभव का सिद्धांत। कौन सा, या तत्कालिक सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत, छोटे चरणों का सिद्धांत, या कृत्रिमता का सिद्धांत। यहाँ पर होगा सामाजिक अनुभव का सिद्धांत, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की ही दोस्तों बात की जा रही है। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय लक्ष्मी ने, यानी कि लेडीज है, एक लड़की है, बालिका है जिसकी उम्र 27 वर्ष है, ने बदलाव की शुरुआत की। वह उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर है। उसने कई कठिनाइयों को पार किया और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल की सवारी की और इंजन ड्राइवर बनने का फैसला किया। वह निश्चित रूप से रूढ़ियों को तोड़ रही है, पुरस्कार जीत रही है, अपने परिवार को सहारा दे रही है, पुरुषों का कार्य कर रही है। यहाँ पर दोस्तों वो रूढ़ियों को तोड़ रही है, जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है महिलाओं के प्रति, उसको इसने यहाँ पर तोड़ने का प्रयास किया है। क्योंकि महिला क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक रेल ड्राइवर है। ओके, मतलब अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों यानी कि शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। सही कथन आपको बताना है। लोथल में अग्नि कुंड मिले, यहाँ यज्ञ किए जाते होंगे, कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर आपके दोनों ही होंगे। यहाँ पर जो कालीबंगा है, कालीबंगा आपके राजस्थान में पड़ता है, वहां पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल के साथ दोस्तों, लोथल आपका हो गया, उसी के साथ आपका कालीबंगा। ये कालीबंगा जो है ये काली चूड़ियों के लिए भी फेमस है। यहाँ पर दोनों ही स्थान पर अग्नि कुंड के अवशेष मिले, जहाँ पर दोस्तों क्या किया जाता था, यज्ञ किया जाता था हड़प्पा कालीन में। यहाँ पर आपके दोनों ही कथन राइट होंगे। कैसे कथन होंगे, दोनों यहाँ पर राइट आंसर होंगे। यहाँ पर आप लोग इस चीज को देख पा रहे होंगे, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले। यहाँ संभवतः यानी कि जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ बड़े बड़े अपने अपने ये भंडार गृह भी यहाँ पर देखने को दोस्तों मिले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चीज आपको क्या बताई, कालीबंगा और लोथल जैसे स्थलों से दोस्तों अग्नि कुंड मिले, और कालीबंगा जो है यहाँ पर दोस्तों जुते हुए खेतों के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, इसलिए यहाँ पर दोस्तों दोनों ही राइट आपके आंसर हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे अगले प्रश्न की। किसी स्थान के बारे में निम्न सूचनाओं पर विचार करें। यह 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह प्रमुख यामोत्तर के पूर्व में स्थित है। इस स्थान की ग्लोब पर सही स्थिति दर्शाने हेतु केवल AB की आवश्यकता होगी, BC की आवश्यकता होगी, AC की आवश्यकता होगी, या सूचना मतलब कि अपर्याप्त है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा सूचना यहाँ पर अपर्याप्त है। यहाँ पर दोस्तों बात कही गई है, जैसे आपका ग्लोब हो गया, ये मतलब कि ग्लोब हो गया जिसमें 30 अंश जो है अक्षांश को दिखाता है, यह उत्तरी गोलार्ध में है। आपका ऊपर वाला भाग ये उत्तरी गोलार्ध वाला हो गया। यह प्रमुख यामोत्तर से पूर्व में है, पूर्व में है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर ये मतलब कि आंकड़े यहाँ पर दोस्तों अपर्याप्त आपके दिखाएगा। यहाँ पर इसलिए 4 विकल्प करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की।
क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षा के बीच पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, ये NCERT का क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद कर लो। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षा में पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति की। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। शक्ति के पुराने केंद्रों जैसे 19वीं शताब्दी में सूरत के ढहने और प्रशासन के नए केंद्रों के पैदा होने को के रूप में व्याख्यातित किया गया है? वि औद्योगिकरण, बी शहरीकरण, विकेंद्रीकरण, बी पहचानीकरण। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी शहरीकरण। बी शहरीकरण यानी कि जो शक्ति के पुराने केंद्र थे, जैसे 19वीं शताब्दी में सूरत था, ये ढह गया था। प्रशासनिक केंद्र के रूप में ये दोस्तों कैसे हुए थे? नए रूप में पैदा हुए थे, जो कि विशहरीकरण ये कहलाते हैं, याद कर लो। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। मौलिक अधिकारों की धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसकी हिरासत के दौरान उससे दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है। ये दोस्तों अनुच्छेद कौन सा होगा? यहाँ पर अनुच्छेद आपका होगा 22। अनुच्छेद यहाँ पर कितना होगा दोस्तों? 22। यहाँ पर अनुच्छेद आपका हो जाएगा, यहाँ पर याद कर लेना। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। ए और बी कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करें। अशोक पहला शासक था जिसने अपने अभिलेखों द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका पहला वाला करेक्ट होगा। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही करेक्ट आंसर थे। जन सामान्य लोग प्राकृत भाषाएं उस दौरान बोला करते थे, बस समझा करते थे, इसलिए उसने जो अपने अधिकतर अभिलेख हैं वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखवाए थे। यहाँ पर दोनों ही आपके राइट हैं, दोनों ही इसके बारे में दोस्तों करेक्ट आंसर हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, प्राकृत आपकी हो गई या ब्राह्मी लिपि। अशोक की जो लिपि है सबसे पहले किसने पढ़ी थी? जेम्स प्रिंसेप ने इसको सबसे पहले दोस्तों पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 अथवा 1838 में इसको दोस्तों पढ़ा था। याद रखना महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि चापाकार वास्तुकला में मेहराब की भूमिका थी ऊपरी ढांचे को सुंदरता देना, ऊपरी ढांचे को आकृति देना, ऊपरी ढांचे का भार मतलब कि भार वहन करना। केवल ए बी सी यहाँ पर या तीनों होंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऊपरी ढांचे का जो भार है उस भार को सहना या वहन करना। किसका मतलब कि किसकी भूमिका थी उसमें? चापाकार वास्तुकला में मेहराब की भूमिका थी ऊपरी ढांचे का भार वहन करना। केवल और केवल सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आ चुका है दोस्तों अगला प्रश्न। कहता है भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता है? नहीं वाला आपको बताना है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा। आप लोग जानते हो जो संसद का निर्माण होता है 3 लोगों से मिलकर होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और आपका राज्यसभा। विधान परिषद इसमें सम्मिलित नहीं होती है, आपका नहीं होगा इसमें विधानसभा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? विधान परिषद। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। वक्तव्य ए, सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिए बिना भी सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक कह सकती है? नहीं कह सकती है। वोट दिए बिना नहीं कह सकती है। वक्तव्य भी, कुछ लोकतांत्रिक सरकारें प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं जहां लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जैसे अपना भारत। बिल्कुल करेक्ट। बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए गलत होगा। ए गलत होगा, बी सही होगा। सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। अगर एक राज्य सरकार यह निर्णय करती है कि दूसरे राज्यों से लोगों के प्रवास को अनुमति नहीं देगी तो यह किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है? यहाँ पर दोस्तों हुआ है किसका? स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर वहां पर काम कर सकता है, ठीक है, वो आपके आता है स्वतंत्रता के अधिकार में। अगर नहीं करने देगा तो उसका उल्लंघन होगा। किसका उल्लंघन? स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील योजना जो लागू की गई थी, वो आपका राज्य था तमिलनाडु। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। मध्यमार्गी भारतीय नेता 19वीं सदी में किन किन तरीकों से अपना राष्ट्रीय सरोकार प्रकट करते थे? किन तरीकों से? प्रदर्शन और स्वराज के लिए वो संघर्ष नहीं करते थे। 19वीं सदी की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, सरकार में अधिक भागीदार की मांग भी करते थे ये, प्रशासन का भारतीयकरण की करने की मांग भी करते थे। यहाँ पर बी और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी और सी, बी और यहाँ पर आपका सी। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है? कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित होती है, जैसे 5 से 9, 10 से 14 वर्ष आपकी होती है। बिल्कुल करेक्ट। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित करती हैं। बिल्कुल करेक्ट। महिला और पुरुषों की संख्या यहाँ पर दिखलाती है, लिंगानुपात उनका दर्शाता है जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना से आशय विभिन्न आयु वर्गों में केवल महिलाओं दोस्तों नहीं, पुरुष भी होने चाहिए, बच्चे भी होने चाहिए, ये सभी यहाँ से संबंधित आपकी होती है आयु लिंग संरचना। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सी वाला गलत होगा, ए और बी यहाँ पर करेक्ट होंगे। ए और बी यहाँ पर सही है, केवल और केवल ए बी, पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। राइन घाटी बाससेज पर्वत उदाहरण है। ये दोस्तों भ्रंश पर्वत के उदाहरण है, भ्रंतोस्त पर्वत के उदाहरण है, जिसको बोलते हैं बिलोक पर्वत। क्या बोलते हैं? बिलोक पर्वत इसी को बोला जाता है। राइन घाटी और बाससेज पर्वत इन्हीं के उदाहरण हैं। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिए गए कथनों के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान करो। चलिए आपको वायुमंडल की परत यहाँ पर बतानी है। यह परत बादलों मौसम संबंधित घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। मैंने क्या बताया? मुक्त कौन सी होती है आपकी होती है समताप मंडल। इसमें ओजोन गैस की परत भी पाई जाती है समताप मंडल में। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा समताप मंडल। ओजोन आपके क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम वाली सभी घटनाएं होती हैं। मध्य मंडल में उल्का पिंड आने पर जल जाता है। बाह्य मंडल में क्या होता है दोस्तों? रेडियो तरंगें आपकी पाई जाती हैं बाह्य मंडल में। और एक आपकी होती है बहिर्मंडल, एक होती है आपकी बहिर्मंडल, जिसमें आपकी तमाम प्रकार की गैसें पतली मात्रा में तैरती रहती हैं। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम हर बार पूछा जाता है 2005 में। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा? पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार। महिलाओं द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है आपका, यहाँ पर होगा सेकेंड वाला, पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार, उसी के साथ उसकी पत्नी का भी अधिकार यहाँ पर होगा। विकल्प नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों किसकी? यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। किस कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं? किस कारण से कहते हैं? भौगोलिक सामीप्य के कारण नहीं कहते हैं, क्योंकि लद्दाख और आपका जो तिब्बत है इसके भौगोलिक क्षेत्र में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, यानी कि अलग अलग क्षेत्र हैं। धार्मिक समानता भी पाई जाती है, समान भोजन भी पाया जाता है, भाषाई समानता भी देखने को मिलती है। BCD यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी कि थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। अभिकथन ए और कारण आर को पढ़ें। अभिकथन कहता है राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की थी, पहला करेक्ट। कारण है राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। इसमें दोस्तों क्या था इसको समझिएगा। होल्ट मैकेंजी ने आपकी कौन सी महलवारी बंदोबस्त को शुरुआत किया था? 1822 में इसको शुरू किया था। ठीक है, ये आपके कहाँ पर लागू की गई थी? उत्तर भारत में लागू की गई थी। कहाँ पर? उत्तर भारत में लागू की गई थी, यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वाले क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। ठीक है, इसमें जो जिम्मेदारी दी गई थी वो गांव का जो मुखिया है, गांव का कौन है? गांव का जो प्रधान है या गांव का जो मुखिया है, गांव का मुखिया है, उसको यहाँ पर राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी दी गई थी। जमींदार को इसमें नहीं दी गई थी। इसलिए यहाँ पर दोनों आपके राइट होंगे, सही व्याख्या भी करते हैं, इसलिए सेकेंड विकल्प इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना दोस्तों,
यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से भी कहीं अधिक योग्य और सक्षम थी। ये दोस्तों लिखा था मिनहाज ए सिराज ने, जो कि एक फारसी कौन था, फारसी इतिहासकार था। कौन, फारसी इतिहासकार था, जिसने 13वीं सदी में दोस्तों हिंदुस्तान का अर्थ क्या बताया था। इसने अर्थ बताया था पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, गंगा यमुना का क्षेत्र है। ये इसने हिंदुस्तान का अर्थ बताया था, मैंने आपको बताया भी। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय में संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में मदद करता है। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है ऐसा मतलब कि ऐसे संसाधन का यूज करो जो आने वाली पीढ़ी भी है वो भी इन संसाधनों का प्रयोग कर सके। संसाधनों की खपत को घटाना, बिल्कुल राइट होगा, यानी कि संसाधन का कम प्रयोग करो। खपत का घटाने का अर्थ है संसाधन का कम प्रयोग करो, राइट होगा। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि करोगे तो जल्दी आपके संसाधन खत्म होंगे। संसाधनों का पुनः चक्रण कर लो, अच्छी बात है, इसमें आपके संसाधन बचे रहेंगे। वस्तुओं का पुनः उपयोग कर लो, अच्छी बात है, यानी कि बी यहाँ पर गलत है, संसाधनों का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। बी जिनमें होगा वो यहाँ पर आप उसको यहाँ से हटा दीजिएगा, ठीक है। बचेगा आपका यहाँ पर सेकेंड वाला, जो कि राइट आंसर होगा, ठीक है। राइट आंसर होगा सेकेंड वाला, ए सी डी, ए सी और आपका डी, बी यहाँ पर गलत। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि यह जनता के प्रतिनिधित्व करती है। किसका, जनता का प्रतिनिधित्व करती है हमारी जो क्या है दोस्तों संसद है वो। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, पेरिया पूर्णम एक तमिल करती है, ये किसके बारे में जानकारी देती है। ये साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। यहाँ पर 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को कैसे उड़ाती है, यानी कि पवन आपकी यहाँ पर कैसे बहती है आपको बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, ठीक है। यानी कि ये जो पवन आपकी होती है ये कैसी बहती है, ये आपकी निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर नहीं बहती है, बल्कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर पवन आपकी बहती है। यहाँ पर आपका दूसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, संघवाद से तात्पर्य है। संघवाद का मतलब होता है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार होना। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल और परपटी। 4 विकल्प यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप जानते हो परपटी को बोलते हैं सियाल, क्योंकि इसमें सिलिका और आपका सिलिका और आपका एल्यूमिना इसमें पाया जाता है। मेंटल को बोलते हैं सीमा, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। क्रोड को बोलते हैं निफे, जिसमें लोहा और निकेल आपका पाया जाता है। दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।